हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। तो मैं आपके साथ जो है जेई मेंस 2019 के जो 8 क्वेश्चंस पेपर्स है इनके इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूँ। तो 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख चुके होंगे उनको। ये तीसरा वीडियो है। इसके अंदर जो है मोस्टली ये जो है 10th जनवरी के कुछ क्वेश्चंस होंगे और जो है 11th जनवरी के कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपको पसंद आ रहे होंगे ये सारे। तो कुछ आप कमेंट अगर करना चाहते हैं तो आप करिए कमेंट, और कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक दीजिए, और लाइक करिए वीएमसी यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखेगा। सोडियम मेटल ऑन डिसोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया गिव्स अ डीप ब्लू सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट केमिस्ट्री। तो सोडियम को लिक्विड अमोनिया में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम आयोनाइजिंग, हाईली इजीली आयोनाइज हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जो भी मिलता है उसको देना चाहता है। तो अमोनिया में हमने इसको छोड़ा तो इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। बट अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके रिड्यूस नहीं हो पाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन होता है। सो सोडियम मेटल ऑन डिसोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया गिव्स अ डीप ब्लू सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है वो अमोनिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 2 जो है करेक्ट चॉइस हो जाती है। A reaction of cobalt third chloride and ethylene diamine in 1:2 mole ratio generates 2 isomeric products, A violet colored and B green colored. A can show optical activity but B is optically inactive. What type of isomers does A and B represent? देखिए, हमारे पास में कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है और इथाइलिन डाइअमीन के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं 1:2 के रेशियो के अंदर। क्या प्रोडक्ट बनेगा ये हमें बताना है। तो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट्स इन एक्वा सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्वा कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है ये एक एक्वा कॉम्प्लेक्स की तरह होगा, CO, और न्यूट्रल लिगेंड के साथ हम हायर कोऑर्डिनेशन नंबर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है, इसको इथाइलिन डाइअमीन के 2 लिगेंड के साथ कंबाइन किया जा रहा है। तो इथाइलिन डाइअमीन हमारा ये हो गया, ये 1 है और ये जो है वो 2 पार्ट है। तो अब यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड है और 2 इथाइलिन डाइअमीन अगर आएंगे तो इसका मतलब 4 वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव करना होगा, और 4 वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इथाइलिन डाइअमीन, और 2 जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा हमारा, 2 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड रहेंगे, और ये हमारे पास में जो है Cl3 एज इट इज रहेगा क्योंकि इथाइलिन डाइअमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है। अब इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये कह रहा है कि 2 प्रोडक्ट है। अब ये जो भी है उसमें से एक A है और दूसरा जो बन रहा है H पर क्वेश्चन वो B बन रहा है। A जो है वो एक वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स है और B जो है वो ग्रीन कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। देखिए, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनका जो है अलग होगा, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जो डिफरेंस आएगा वो इन लिगेंड का स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसी पे डिफरेंट आ सकता है। अब यहाँ पे जो है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग दिख रही है, कलर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो मेरे हिसाब से तो ये जो है बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, बट यहाँ पे ये जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि देखिए 2 बन रहे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहां से आएगा? स्पेस में जो अरेंजमेंट्स होंगे ये 2 इथाइलिन डाइअमीन लिगेंड्स के और 2 वाटर मॉलिक्यूल का, उसके बेसिस पे आ सकता है। एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो A कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो इसका मतलब है A जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है, और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स का हम ऑप्टिकली एक्टिव अरेंजमेंट बना सकते हैं। बट B इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, B के अंदर कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। तो अब इनके स्ट्रक्चर्स अगर हम बनाएंगे तो ये जैसे सपोज हमारे पास में कोबाल्ट हो गया, इस कोबाल्ट के अराउंड हमें 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने, और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो है वो हमें इथाइलिन डाइअमीन के साथ बनाने। तो हम वाटर के अरेंजमेंट के बेसिस पे 2 स्ट्रक्चर्स कंसिडर कर सकते हैं कि दोनों वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांस फॉर्म में कोऑर्डिनेटेड होंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर्स बन जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे यहाँ पे
तो ये जो है ट्रांस आइसोमर है। इस ट्रांस आइसोमर के अंदर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, इस ट्रांस आइसोमर के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आ रही है। सो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है, मींस ये हमारा आइसोमर बी बन जाएगा। ठीक है, आंसर्स तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको कैसे प्रेडिक्ट करना है। अब जस्ट थोड़ा सा इसमें और स्टडी कर लेते हैं टू एनहेंस आवर नॉलेज। तो अब हम दोनों वाटर मॉलिक्यूल को सिस कॉन्फ़िगरेशन में अटैच कर देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के बेसिस पे दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। इथाइलिन डाई अमीन के बेसिस पे तो हम नहीं बताएंगे। ये इथाइलिन डाई अमीन लिगेंड जो है फिर वो यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड रहेगा। ये इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं आ रही है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा। तो ये बेसिकली डाई स्टीरियोमर्स हो गए, नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम करते हैं। तो यहां पे हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। नेक्स्ट, पेयर दैट कंटेन्स 2 pH बॉन्ड्स इन ईच ऑफ द ऑक्सो एसिड्स। तो pH बॉन्ड किसके अंदर है ये हमें फाइंड आउट करना है। pH बॉन्ड उसके अंदर होगा जिसके अंदर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन +5 होगी। तो ये आप चेक कर सकते हो। अब जिसमें अदर देन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें या तो pH बॉन्ड होगा या PP होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो ये फिर थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर्स बना करके देखना होगा। दो वेल नॉन, जैसे यहाँ पे बात हो रही है 2 pH बॉन्ड की, तो जो सिंगल फास्फोरस कंटेनिंग स्पीसीज है उनमें 2 pH बॉन्ड एक ही में नजर आते हैं और वो है H3PO2। इसके अंदर 2 pH बॉन्ड दिखाई देंगे। और दूसरा जो हमें इसी का जो है हम कह सकते हैं कि एक एनहाइड्राइड होगा, पायरो डेरिवेटिव होगा, और वो है H4P2O5। उसके अंदर आपको 2 pH बॉन्ड दिखाई देंगे। ये स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बाकी इसमें खास कुछ नहीं है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू एग्जामिनर जो है आपका नॉलेज चेक करना चाहता है, स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री का नॉलेज जो है कि किसी ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज का नॉलेज आपको है या नहीं है। इसी स्लाइड पे एक क्वेश्चन है, द एलिमेंट दैट यूजुअली डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कुछ पी ब्लॉक के जो मेटेलिक एलिमेंट्स है उनमें होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उनमें होता है, और पी ब्लॉक के अंदर भी कुछ जो है वो इनर पेयर इफेक्ट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उनकी जो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, पॉसिबल है। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर भी हम ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर हम देखेंगे तो स्कैंडियम के लिए एक ही नोन होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी टाइटेनियम के लिए होगी, वेनेडियम के लिए होगी, कॉपर के लिए होगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में बेस्ट चॉइस नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग A to D रिगार्डिंग हाइड्रोजन एज ए फ्यूल आर। तो हाइड्रोजन को हम एज ए फ्यूल यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है। तो इट प्रोड्यूसेस लेस पॉल्यूटेंट्स देन पेट्रोल। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन के कंबशन से वाटर प्रोड्यूस होगा, जबकि पेट्रोल के कंबशन से जो अदर ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ए तो हमारा जो है वो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है या तो 2 होगा या फिर 4 होगा। आंसर 2 होगा या फिर 4 होगा। फिर ये कह रहा है कि a cylinder of compressed dihydrogen weighs 30 times more than a petrol tank producing the same amount of energy। अब ये बेसिकली जिस हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल हम यूज करते हैं तो बहुत सारी स्टडी होती है, तो उससे एक रिलेटेड आपको अगर इसका नॉलेज है तभी आप बता सकते हो। तो हाइड्रोजन को हम एज ए फ्यूल यूज करना चाहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अगर किसी व्हीकल को अगर हम देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज करेंगे तो जितना जो है एक पेट्रोल टैंक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उतने एनर्जी हाइड्रोजन से प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक टैंक लेना होगा। उस टैंक का मास बहुत ज्यादा होगा। उसमें आप कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस ही फिलअप कर सकते हैं, तो उसकी जो वॉल है वो बहुत थिक होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन अगेन नॉलेज पर बेस्ड है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं इसके अंदर। डाई हाइड्रोजन इज स्टोर्ड इन टैंक्स ऑफ मेटल अलॉय लाइक Na(Ni)(5). तो ये इंपॉर्टेंट अलॉयज है, इन्हीं अलॉय को यूज करके हम जो है टैंक्स बनाते हैं। तो ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, और ऑप्शन बी जो है वो भी करेक्ट है, ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट है। ठीक है, ये तीनों मतलब आप अपनी टेक्स्ट बुक को अगर देखोगे तो उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशंस रिटर्न होगी। कहीं नहीं जाना है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक को रीड करना है, अपने नोट्स बनाने, और उनके थ्रू जो है आप इजीली बता सकते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हाइड्रोजन
एज ए फ्यूल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। देखिए आप यहाँ पे ये एक पैराग्राफ आपको नजर आ रहा होगा, यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सिलेंडर ऑफ कंप्रेस्ड डाइहाइड्रोजन, a cylinder of compressed dihydrogen weighs about 30 times as much as tank of petrol containing the same amount of energy। और यहाँ नीचे अगर देखेंगे तो ये अलॉय की भी बात हो रही है। दिस वुड रिक्वायर एक्सपेंसिव इंसुलेटेड टैंक्स ऑफ मेटल अलॉय लाइक Na Ni5। तो ये जस्ट शो करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ जो है आपकी टेक्स्ट बुक से ही आता है। एग्जामिनर इन टेक्स्ट बुक से आइडिया लेता है कहाँ पे मुझे क्वेश्चंस फ्रेम करना है, किस पे क्वेश्चंस फ्रेम करना है। तो आप पढ़िए इनको अच्छी तरीके से, अपने नोट्स बनाइए और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करिए और एग्जाम को टॉप करिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन डी जो है वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑन कंबशन values of energy released per gram of liquid dihydrogen and LPG are 50 and 142 किलोजूल रेस्पेक्टिवली। तो पर ग्राम अगर देखते हैं तो LPG से 50 आता है और हाइड्रोजन से जो है डाइहाइड्रोजन से वो आता है 143। So values of energy release per gram of liquid dihydrogen से 142 आता है और LPG जैसे जो 50 आता है। बट ये कह रहे हैं कि जो है लिक्विड डाइहाइड्रोजन से 50 आएगा और LPG से 142 आएगा। डेटा को रिवर्स कर दिया है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। Next, an organic compound is estimated through Dumas method and was found to evolve 6 moles of carbon dioxide, 4 moles of H2 and 1 mole of nitrogen gas। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, ये तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया हुआ है, ठीक है, फिर भी वापस से देख लेते हैं। देखिए ये प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन अप्लाई करके हम बता सकते हैं 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब वी हैव 6 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन इन दी 1 पार्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 6 पार्टिकल मतलब 6 एटम जो आपको नजर आ रहे हैं ऑप्शन 1 में और 3 में नजर आ रहे हैं। फिर यहाँ पे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस अगर प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब एक N2 बनाने के लिए आपको 2 नाइट्रोजन के एटम रिक्वायर्ड होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पर पार्टिकल 2 नाइट्रोजन एटम होने चाहिए। तो 2 नाइट्रोजन एटम ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिखाई दे रहे हैं। कार्बन हमने 6 देख लिया था, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। इसी स्लाइड पे एक क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्राइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एक सेलाइन हाइड्राइड है, आयोनिक हाइड्राइड है। तो सेलाइन हाइड्राइड हो गया। मेटेलिक हाइड्राइड इसको नहीं कहेंगे, ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड्स जो होते हैं वो मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं, ये आयोनिक टाइप के हाइड्राइड्स हैं। द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज, जनरली जो ग्रुप 14 के जो क्लोराइड्स में कार्बन का टेट्रा क्लोराइड्स है ये हाइड्रोलाइज नहीं होता। हाइड्रोलिसिस की रिक्वायरमेंट है, सेंट्रल एटम के पास में जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। हाईली कोवलेंटली बॉन्डेड अगर क्लोराइड है तो फिर एक रिक्वायरमेंट है, सेंट्रल एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो CCl4 के अंदर जो C है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, ये हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स, तो यहाँ पे जो अभी तक एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स को देखेंगे तो बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, जिंक का जो हाइड्रोक्साइड है वो एम्फोटेरिक है, क्रोमियम के हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक है, टिन और लेड के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अप्रोप्रिएट ऑप्शन है बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड एक एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फर। तो कार्बन जो है सेकंड पीरियड एलिमेंट है, बाकी सब जो है वो हायर पीरियड एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। तो एल्यूमिनियम जैसे थर्ड पीरियड एलिमेंट हो गया, तो हम डाउनवर्ड जब हम मूव करेंगे तो साइज जो है इंक्रीज होती है। तो कार्बन जो है स्मॉलेस्ट इन साइज होगा। और कार्बन के बाद में अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली जो है हमारे पास में सल्फर आ जाएगा। सल्फर और एल्यूमिनियम को अगर देखेंगे तो ये सेम ही पीरियड के मेंबर्स हैं, लेकिन एल्यूमिनियम जो है लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा और सल्फर जो है वो राइट हैंड साइड में मिलेगा। राइट हैंड साइड वाला स्मॉल इन साइज होगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला बिगर इन साइज होगा। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता रहता है। तो ये कार्बन के बाद में जो बिगर साइज होगा वो सल्फर का, और सल्फर से बिगर साइज होगा एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम से बिगर साइज होगा वो सीजियम का हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और भी तरीका था कि सीजियम जो है वो हाईएस्ट पीरियड का मेंबर है इस कैटेगरी के अंदर, इस ग्रुप के अंदर, और कार्बन जो है वो स्मॉलेस्ट पीरियड का, लोएस्ट पीरियड का मेंबर है। तो इसलिए कार्बन स्मॉलेस्ट इन साइज होगा और सीजियम जो है वो बिगेस्ट इन साइज आ जाएगा।
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर कैन गो अप टू, कोल्ड वाटर में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व नहीं हो सकता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है, बट इतना डिजॉल्व रहता है विच इज एनफ फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। तो मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कोल्ड वाटर के अंदर वो 10 ppm तक हो सकती है। एट मैक्स 10 ppm तक ये ऑक्सीजन कोल्ड वाटर के अंदर जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है मैच द ओर्स कॉलम ए विद द मेटल्स इन कॉलम बी। तो ओर्स सिडेराइट जो है आयरन का कार्बोनेट है, केओलिनाइट जो है वो बेसिकली एल्यूमिनियम का एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड सी है, एंड मेलाचाइट कॉपर का बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, कैलामाइन जो है जिंक का एक कार्बोनेट है। तो सीडेराइट का मतलब 1 के अंदर सी ऑप्शन हमें कंसिडर करना है, 1 में सी जो है एक ऑप्शन में गिवन है, और केओलिनाइट जो है वो एल्यूमिनियम से रिलेटेड है तो सेकंड के अंदर डी है, 1 में सी सेकंड में डी। मेलाचाइट इज रिलेटेड विद द कॉपर तो थर्ड के अंदर जो है बी कंसिडर करेंगे, और फिर हमारा जो आंसर आ जाता है वो 3 जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 1 इज आयरन, siderite is for iron, kaolinite is for aluminium, melachite is for copper and calamine is for zinc। नेक्स्ट फिर एक मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है, मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम 1 विद द कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम्स इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट है। तो कैल्शियम एल्यूमिनेट बेसिकली कैल्शियम 3 पार्ट्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 पार्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक मिक्सचर है। सो पोर्टलैंड सीमेंट इंग्रेडिएंट्स कास्टनर केल्नर प्रोसेस सॉल्वे प्रोसेस टेम्पररी हार्डनेस। देखिए इसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एक वेल नोन है, किसी एक वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया होगा। टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू दी बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो सेकंड के अंदर डी डेफिनेटली मैच करेगा, सेकंड में डी डेफिनेटली मैच करेगा। तो सेकंड में डी आपको ऑप्शन 1 में ही नजर आ रहा है, हो सकता है बाकी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो ये क्लियरली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज रिलेटेड विद द टेम्पररी हार्डनेस। बाकी के अदर को केसेस को आप रिलेट कर सकते हो। सोडियम कार्बोनेट जो है वो सॉल्वे प्रोसेस से इसका प्रोडक्शन होता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को टेम्पररी हार्डनेस से हमने रिलेट कर दिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कास्टनर काल्नर प्रोसेस एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पोर्टलैंड सीमेंट का। नेक्स्ट द हाइड्राइड दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स जो होते हैं वो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, बाकी और कोई जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्राइड ग्रुप 13 एलिमेंट है सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और गैलियम हाइड्राइड ग्रुप 13 एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बोरोन का हाइड्राइड ग्रुप 13 एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लेकिन सिलिकॉन का जो हाइड्राइड है वो ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं, दीज आर नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दीज आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तो इसके लिए जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो 3 गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थोरियम इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर ब्रैकेट के अराउंड कुछ लिगेंड्स मेंशन होते हैं सेंट्रल एटम के पास। तो यहाँ पे 4 ऑक्सलेटो लिगेंड्स है और 2 वाटर लिगेंड्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय मेटल विथ लिगेंड्स। हर एक ऑक्सलेट लिगेंड्स जो है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सलेट है, तो टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसमें से 8 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो 4 ऑक्सलेट के साथ बन जाएंगे, हर एक ऑक्सलेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। तो 8 + 2 टोटल 10 कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 10 आएगा। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स फॉलोज द ऑर्डर। तो डाउनवर्ड जब हम जाएंगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पे ये सब ग्रुप 13 एलिमेंट्स के मेंबर्स हैं। तो इसमें एल्यूमिनियम के लिए +1 लीस्ट स्टेबल है, थेलियम के लिए +1 जो है वो मोस्ट स्टेबल होगी। तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम हमारा एक ऑर्डर हो जाएगा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू दी पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स। अब पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज आपको बतानी है, करेक्ट ऑप्शंस क्या है। तो देखिए ये आप ऐसे देख सकते हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ग्रुप में अप टू डाउन जब हम मूव करेंगे तो पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो फास्फोरस और जो सल्फर है वो एक ही पीरियड के मेंबर है।
फॉस्फोरस लेफ्ट हैंड साइड में होगा, एटॉमिक नंबर 15 वाला है, सल्फर राइट हैंड साइड में होगा, एटॉमिक नंबर 16 वाला है। तो सल्फर की जो पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हायर होनी चाहिए फॉस्फोरस के रिस्पेक्ट में, तो ये गलत है। टेलुरियम और सेलेनियम को अगर हम देखेंगे तो ये एक ही ग्रुप के मेंबर है। टेलुरियम जो है वो हायर मेंबर है और सेलेनियम जो है वो लोअर मेंबर है, ठीक है। तो ग्रुप में अप टू डाउन जब मूव करेंगे, टुवर्ड्स हायर मेंबर की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो यहाँ पे सेलेनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होनी चाहिए, टेलुरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लोअर होनी चाहिए, ये भी गलत है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम को अगर हम देखेंगे तो ये एक ही पीरियड के मेंबर है। सिलिकॉन हायर मेंबर है, मतलब राइट साइड वाला एलिमेंट है, 14th एटॉमिक नंबर है। एल्यूमिनियम 13th एटॉमिक नंबर है, लोअर साइड में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर देन सिलिकॉन है। और वैसे भी एल्यूमिनियम जो है मोर मेटेलिक देन सिलिकॉन है, तो इसलिए मेटेलिक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर होती है और लेस मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स या सेमी मेटल टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटेलिक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हायर होती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ऑब्वियसली फिर जो ये लास्ट में जो रह गया है यही एक करेक्ट ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच गैस इन एयर कैन कॉज स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड्स। तो ये अगेन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो ये स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड्स इज ड्यू टू दी हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। फिर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे हमें कहा गया नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO लिगेंड्स एंड CO बॉन्ड्स इन CO2 CO होल एट रेस्पेक्टिवली। तो ये जो है ट्रिक्स है आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई हम नंबर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जब आप क्लासेस अटेंड करते हैं तो उस समय हम आपको सिखा देते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली जस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जस्ट ये देख लीजिए कि दोनों जो कोबाल्ट है, इन दोनों कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर को ऐड कर लीजिए और हर एक CO ने, कार्बन मोनोऑक्साइड ने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड से आ रहे हैं सिस्टम के अंदर और 27 इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों कोबाल्ट से आ रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम फाइंड आउट करते हैं दो कोबाल्ट के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखेंगे तो हर एक कोबाल्ट के पास में 27 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 कार्बन मोनोऑक्साइड से 16 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे आ जाएंगे। 14 and 6 22, ये यहाँ पे 70 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास में। और ये जो हमारा तरीका है इसको हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्या इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर है या नहीं है। तो कोबाल्ट के लिए जो नियरेस्ट नोबल गैस जो होगी उसका एटॉमिक नंबर है 36, दैट इज क्रिप्टन। तो 36 दो कोबाल्ट के लिए 36 और 36 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 72 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 70 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टेड हैं और जितने इलेक्ट्रॉन है उनके डिफरेंस का जो हाफ होगा वो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड बताएगा। उसके डिफरेंस का जो हाफ होगा वो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड जो है वो इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे हमने जो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड जो है वो प्रेडिक्ट कर लिया, वो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ CO बॉन्ड जो है वो 1 होगा और ये एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें 2 CO ब्रिजिंग लिगेंड है और एक जो है हमारा CO बॉन्ड है। और ये मैं जस्ट आपको शो भी करना चाहता हूं कि एग्जामिनर ने जो बेसिकली ये आइडिया है अपनी आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहीं से लिया है। देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर पे अगर हम फोकस करेंगे सिर्फ इसी पे तो हमें दिखाई देगा कि इसके अंदर कितने जो है हमारे ये मेटल मेटल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो एक CO बॉन्ड है और 2 ब्रिजिंग लिगेंड है इसके अंदर। तो यहां से देखिए एक छोटा सा आइडिया एग्जामिनर ने पिकअप किया और क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO लिगेंड्स एंड CO बॉन्ड्स इन CO2 CO होल 8 रेस्पेक्टिवली। तो ये क्लास में भी आपको बताया जाता है कैसे प्रेडिक्ट करते हैं मेटल मेटल बॉन्ड, कैसे प्रेडिक्ट करते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स, नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स का नंबर। तो एक जस्ट मैंने आपको आइडिया दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ताजमहल इज बीइंग स्लोली डिसफिगर्ड एंड डिसकलर्ड, दिस
primarily due to acid rain. Because Taj Mahal is made up of marbles. Marbles is basically calcium carbonate, and calcium carbonate get decayed or decomposed when come in contact with acidic substances. तो very easy question for you. ये भी आपकी जो है टेक्स्ट बुक के अंदर ही दे रखा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए. यहाँ पे कुछ जो है कुछ रिएक्शंस की एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस गिवन है और फिर हमें प्रेडिक्ट करना है कि ये कंपाउंड जो है वो कौन सा है, किस टाइप का कंपाउंड है. तो सीरीज ऑफ रिएक्शंस के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में कोई भी कंपाउंड ए है. A is treated with 4 moles of KOH in presence of oxygen to produce 2 moles of B, and this 2 moles of B, which is a green colored substance, obtained used in next reaction where 3 moles of B combined with 4 moles of HCl to produce 2 moles of C. And C is a purple colored substance plus MnO2 plus 2H2O. 2 moles of C reacts with H2 and Ki. एक्वस फेज में रिएक्शन हो रहा है और 2 moles of A प्रोड्यूस हो गया है, 2 moles of KOH प्रोड्यूस हो गया है और एक न्यू सब्सटेंस डी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया. इन द अबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस ए एंड डी रेस्पेक्टिवली आर. ए और डी को हमें आइडेंटिफाई करना है क्या है. तो देखिए यहाँ पे जो है हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन लिया है. यहाँ पे ए के अंदर क्या है हमें नहीं पता है, तो हम ये भी नहीं बता सकते बी के अंदर क्या है. ऑब्वियसली बी के अंदर जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे वो ए से ही आएंगे, कुछ यहाँ से आएंगे. इट मे बी ए पोटेशियम कंटेनिंग कंपाउंड, क्योंकि पोटेशियम हमें प्रोडक्ट साइड में नजर नहीं आ रहा है, तो ये पोटेशियम जो है बी में होगा ही होगा. अब और जो ए के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बी में भी दिखाई देंगे. नाउ इस बी को हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया. यहाँ पे कहीं पे भी कोई मैंगनीज नहीं है, तो बी के अंदर जो है रिएक्शन HCl के साथ होने से मैंगनीज प्रोड्यूस हो गया. तो इसका मतलब है कि ये कोई एक मैंगनीज कंटेनिंग कंपाउंड है और ये भी यहाँ पे एक मैंगनीज कंटेनिंग कंपाउंड है और ये ए जो है वो भी एक मैंगनीज कंटेनिंग कंपाउंड है. अब इस मैंगनीज कंटेनिंग कंपाउंड को KOH और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो है हमारा वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा. यहाँ पे मैंगनीज जो होगा वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और यहाँ पे मैंगनीज जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा. और यहाँ पे इस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से वापस से ये जो है वो एक +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है और ये जो है साथ में यहाँ पे कोई एक पर्पल कलर्ड सब्सटेंस प्रोड्यूस हो गया है. तो ये कोई क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड तो नहीं होगा पर्पल कलर्ड सब्सटेंस. क्लोरीन का क्या हुआ ये यहाँ पे नहीं गिवन है, हम मान लेते हैं कि बाई प्रोडक्ट की तरह जो है वो बाहर निकल गया होगा. तो ये ए और डी जो हमें आइडेंटिफाई करना है क्या है. तो ये इतना एक जो हमने एनालिसिस किया है, इस एनालिसिस से हमने ये देखा है कि ए के अंदर जो है मैंगनीज है. तो आप अपनी स्क्रीन पे ऑप्शंस को अगर देखेंगे, अपनी स्क्रीन पे जो ऑप्शंस है उनको अगर देखेंगे तो इन द अबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस ए एंड डी रेस्पेक्टिवली आर. ए एक मैंगनीज कंटेनिंग कंपाउंड है. इस एनालिसिस से हमने आइडेंटिफाई कर लिया है. देखिए वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये कहां से हमें पता लगा क्या क्या कि ये कोई ए एक कंपाउंड है. इसको KOH और ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट कराया तो बी प्रोड्यूस हो गया. बी को हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो C + MnO2 प्रोड्यूस हो गया. HCl के अंदर कोई मैंगनीज नहीं है. एक प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन होता है, उसको हम अप्लाई करेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे अगर कोई एक मैंगनीज कंटेनिंग प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी कोई एक मैंगनीज कंटेनिंग रिएक्टेंट रहा होगा. ये मैंगनीज कंटेनिंग रिएक्टेंट यही वाला है और ये जो है यहां से आया, तो यहां पे कहीं पे भी मैंगनीज नहीं है. ए के अंदर मैंगनीज होगा. आप स्क्रीन पे ऑप्शंस को अगर देखेंगे तो ए के बारे में बात हो रही है और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें मैंगनीज है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है देखने में लग रहा है कि हमें मतलब रिएक्शन केमिस्ट्री का बहुत हाई फाई नॉलेज होना चाहिए,
बट आप एग्जामिनर के इंटेंशंस देखिए, वो आपको जस्ट डराने की कोशिश कर रहा है इतनी रिएक्शंस दे करके, बट वो कह रहा है कि थोड़ा एनालिसिस करो, यू विल गेट योर आंसर। हो सकता है कि आपको सारी रिएक्शंस का नॉलेज नहीं है, तो ये जस्ट एक स्मॉल एनालिसिस से हमें पता लग गया है कि ए जो है हमारा एक मैंगनीज कंटेनिंग रिएक्टेंट है, मैंगनीज कंटेनिंग कंपाउंड है, और ये हमें एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में, एंड दैट इज आवर आंसर। फर्दर एनालिसिस करेंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये KiO3 है। तो ये बेसिकली KMnO4 की एक रिएक्शन है, KMnO4 का प्रिपरेशन है MnO2 से, ये K2MnO4 ग्रीन कलर का सब्सटेंस बन जाएगा। K2MnO4 को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होकर के KMnO4 और MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। HCl यहाँ पे जो है एक मीडियम का काम कर रहा है, इसलिए कोई यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रही है, बस डिस्प्रपोर्शनेशन ही आ रहा MnO2 का K2MnO4 का, KMnO4 और MnO2 में। अब ये KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और Ki का ऑक्सीडेशन कर दे रहा है। तो Ki का ऑक्सीडेशन यहाँ पे जो I2 बनेगा, और I2 जो बन रहा है वो KOH के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो डिस्प्रपोर्शनेटेड रहेगा, KiO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है ये सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो ये जो है मैं यही रोकता हूँ ये सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।